दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के विविध प्रश्नों का भाग 5, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के विविध प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन हैं? ऑप्शन है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन या फिर धूमिल। तो सही उत्तर है हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन हैं और इन्हें वैयक्तिक प्रगति काव्य या छायावादोत्तर कवि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचनाओं में तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी और जाल समेटा हैं। इसके अलावा नरेश मेहता की काव्य रचनाओं में संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, उत्सवा और अरण्या हैं। धूमिल की काव्य रचनाओं में संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और बांसुरी जल गई, ये सभी सुदामा पांडे धूमिल की काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के लिए प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो याद रखिएगा, वीरेंद्र मिश्र। दोस्तों 1950-55 के मध्य जिन गीतकारों के कविता संग्रह प्रकाशित हुए उनमें शिल्प की नवीनता, लोक तत्व, प्रकृति साहचर्य और सामाजिक मनःस्थिति का सूत्रपात हुआ और गीत का स्वभाव एक नए फैलाव, एक नए परिवेश की मांग करने लगा। और 1951-52 की काशी में आयोजित नवगीत की नौका गोष्ठी, 1955 में वीरेंद्र मिश्र का हालावाद के साहित्यकार सम्मेलन में वक्तव्य नवगीत के आविर्भाव का संकेत देता है। और आप जान लीजिए, मूर्धन्य नवगीतकारों में वीरेंद्र मिश्र, धर्मवीर भारती, रविंद्र भ्रमर, नचिकेता, देवेंद्र शर्मा, महेंद्र शंकर, सूर्य भानुगुप्त, कैलाश गौतम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, शांति सुमन आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, ये कथन किसका है आपको बताना है। तो सही उत्तर है अरस्तु का। दोस्तों अरस्तु प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया में कहते हैं कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। इस प्रकार अरस्तु अनुकरण की पुनर्रचना में समावेश करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमिचंद्र जैन या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षा के प्रमुख जो है समीक्षक हैं। दोस्तों देखिए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काव्य भाषा वह है जो काव्य के परंपरागत भेदक लक्षण, तुक, छंद, अलंकरण, लय, रस आदि के विलुप्त हो जाने के बाद शेष रह जाती है। यदि थोड़ी देर के लिए आधुनिक कविता की चर्चा छोड़कर प्राचीन कविता की भाषा को लें, जिसे प्राचीन आलोचकों ने छंद, अलंकार, रस आदि के द्वारा समझने की कोशिश की है, तो क्या उस युग की कोई काव्य भाषा न थी? स्पष्ट है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी छंद, अलंकार, रस आदि को प्राचीन काव्य भाषा को समझने का शास्त्रीय उपकरण न मानकर काव्य भाषा का वास्तविक अंग मानते हैं। तो आप जान लीजिए कि इसलिए वे कवियों की भाषा में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आपकी कविता सचमुच प्रास के रजत प्राश से मुक्त हो चुकी है और अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो उत्तर है जपूजी। दोस्तों नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। आसा दीवार, रहिरास और सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी, और नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के कवि थे? आपको बताना है।
तो सही उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद। आप जान लीजिए कि तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद मत के भक्त कवि हैं। नाभादास इन्हें भक्ति काल का सुमेरु कहते हैं। विंसेंट स्मिथ इन्हें अकबर से भी महान और अपने युग का महापुरुष कहते हैं। चतुरसेन शास्त्री इन्हें धर्मध्वज कहते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें काव्य समन्वयक मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही है? तो अद्वैतवाद मानता है कि जीव और ब्रह्म एक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, शुद्धाद्वैतवाद ये इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद इसके प्रमुख जो आचार्य हैं ये माधवाचार्य हैं। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो आप जानते हैं द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माधवाचार्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो उत्तर है वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कवि या प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो ये हैं वल्लभाचार्य। और निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, ए का तीसरा, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैत आप जानते हैं शुद्धाद्वैत यहाँ पर विष्णु स्वामी हो जाएंगे और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। तो 3 4 2 और 1, देखिए कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन डी 3 4 2 और 1 आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो याद रखिएगा, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था और इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो सही उत्तर है विष्णु की। दोस्तों, रामानुज के श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। श्री संप्रदाय को रामानुज मत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन देखिए, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या स्वामी हरिदास। तो सही उत्तर है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु हैं। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम विश्वंभर और घर में निमाई नाम से पुकारा जाता था। रूप और सौंदर्य के कारण इन्हें गौर या गौरांग के नाम से भी जाना जाता था। चैतन्य चरितामृत में विश्वंभर के संन्यास का वर्णन किया गया है और दीक्षा गुरु केशव भारती ने उनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रख दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर देखिए, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, यही जोड़ा आपका सही सुमेलित है। रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी संबंधित हैं। श्री संप्रदाय से माधवाचार्य नहीं बल्कि रामानुजाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी हैं और ये भी सही नहीं है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत दोस्तों अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी और ये हिंदी खड़ी बोली के आरंभिक प्रबल समर्थक थे। 1887 से 89 में इन्होंने खड़ी बोली का पद्य नामक संग्रह 2 भागों में प्रस्तुत किया। सरस्वती पत्रिका के मार्च 1905 में प्रकाशित अयोध्या प्रसाद खत्री शीर्षक जीवनी के अंतर्गत पुरुषोत्तम प्रसाद ने लिखा है कि खड़ी बोली का प्रचार करने के लिए उन्होंने इतना द्रव्य खर्च किया कि राजा महाराजा भी कम करते हैं। 1888 में उन्होंने खड़ी बोली का आंदोलन नामक पुस्तिका प्रकाशित कराई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा, बंगाल में।
दोस्तों पारसी व्यवसायियों ने सबसे पहले रंगमंच का आयोजन किया। भाषा मिश्रित थी। इंद्र सभा, चित्रा, बकावली, चंद्रावली और हरिश्चंद्र आदि अभिनय होते थे। अनुकरण था रंगमंच में शेक्सपियरियन स्टेज का, क्योंकि यहाँ भी विक्टोरियन युग की प्रेरणा ने रंगमंच में विशेष परिवर्तन कर लिया। और भारतीय रंगमंच पर पिछली धारा का प्रभाव सबसे पहले बंगाल पर हुआ, किंतु इन दोनों प्रभावों के बीच दक्षिण में भारतीय रंगमंच निजी स्वरूप में अपना अस्तित्व रख सका था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता था उसका नाम क्या है? तो उत्तर है रंगपीठ। रंगमंच में दो भाग होते हैं, एक भाग को, पिछले भाग को रंगशीर्ष, जबकि अगले भाग को रंगपीठ कहा जाता है। इन दोनों के बीच यवनिका रहती है और अभिनय का मुख्य स्थल अभिनय का ये रंगपीठ होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की रचना है और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए, उद्गम और विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य रंगमंच का वो भाग है जो दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है, यानी पर्दे के पीछे वह स्थान जहां पर अभिनेता रंगमंच पर आने से पूर्व उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैशिकी, आर्भटी या फिर भारती? तो यहाँ पर देखिए सात्विक। दोस्तों सात्विक जो है नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। नाट्य के संदर्भ में वृत्तियों का विशेष महत्व है। इन्हें नाटक की माताएं कहा जाता है। वृत्तियां चार प्रकार की होती हैं, भारती, कैशिकी, सात्वती और आर्भटी। दोस्तों भारती को ऋग्वेद से उत्पन्न माना जाता है, सात्वती को यजुर्वेद से, कैशिकी को सामवेद से और आर्भटी को अथर्ववेद से उत्पन्न माना गया है। भारती वृत्तिवाचक होती है, इसमें अभिनय का सारा कौशल वचन भंगिमा पर निर्भर होता है, इसलिए इसे शब्द वृत्ति कहते हैं। कैशिकी वृत्ति में नीत, गीत, नृत्य और विलास चेष्टाओं की योजना होती है, इसमें स्त्रियों के कार्य व्यापार भी शामिल होते हैं। सात्वती वृत्ति में नायक के सत्व, शौर्य, त्याग आदि व्यापारों की योजना होती है और आर्भटी वृत्ति में युद्ध, माया, इंद्रजाल, क्रोध आदि व्यापारों की योजना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये जयशंकर प्रसाद की उक्ति है। जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत कठिन हैं और रंगमंच के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहले कहानी, कथानक अथवा आलेख का जन्म हुआ और उसके मंचन के लिए एक उपयुक्त स्थान की जरूरत आई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1965 में आयोजित कथा समारोह में किसको जेबी आलोचक कहा गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। 1965 में आयोजित कथा समारोह में किस रचनाकार को जेबी आलोचक कहा गया था? तो उत्तर है धनंजय वर्मा को। धनंजय वर्मा को जेबी आलोचक कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? ऑप्शन है गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान या फिर धूल की आंधी। तो सही उत्तर है गदल। देखिए रांगेय राघव द्वारा कृति मेरी कहानियों का एक संग्रह है। इसमें ऊँट की करवट, कुत्ते का दुम और शैतान, नए टेक्निक्स, गदल जाति और पेशा, तबेले का धुधलका, देवदासी, नारी का विक्षोभ, पंच परमेश्वर, बिल और दाना, भय शीर्षक नामक कहानियां हैं और गदल कहानी में राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें देखिए आदिकाल के कवि अमीर खुसरो हैं, भक्तिकाल जायसी हैं, रीतिकाल आलम हैं और आधुनिक काल से भारतेंदु हरिश्चंद्र संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की थी किसने? तो सही उत्तर है भरत मुनि ने। नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने दी थी। और नाटक के उद्भव के संबंध में भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में एक घटना का उल्लेख किया है, जिसमें त्रेता युग में मनुष्य क्रोध, दुख और ईर्ष्या आदि से पीड़ित था। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को मनोरंजन के लिए क्रीड़ा युक्त साधन की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर पांचवें वेद के रूप में नाट्य शास्त्र की रचना की। और आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों को अभिनय का एक विस्तृत विवेचन करने वाला विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व क्या है? देखिए, अभिनेता, कथा वस्तु, रस या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, रूपकों के भेदों का विश्लेषण करते हुए आचार्य धनंजय ने कहा है कि वस्तु नेता रसस्तेषाम भेदकः, यानी रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाले तत्व हैं, बल्कि यह कि ये भेदक तत्व हैं। वस्तु को कथा वस्तु या इतिहास कहा गया है। नेता से नायक का अर्थ लिया गया है। रस तो नाटक की मूलभूत चेतना है, जो नाटक के सभी अंगों में व्याप्त रहती है और नाटक के प्रदर्शित होने पर दर्शकों के मन में अपेक्षित प्रभाव की सृष्टि करती है। अभिनव गुप्त ने लिखा है कि रस ही नाट्य है। इस प्रकार नाटक के तत्व रूप में वस्तु, नेता और रस की गणना संस्कृत को देखते हुए कथा वस्तु तीन प्रकार की मानी जाती है: सर्वश्राव्य, नित्य श्राव्य और अश्राव्य। तो वे संवाद को भी वस्तु के अंतर्गत मान लेते हैं। देखिए, नाटक के तत्व हैं कथानक, चरित्र, संवाद, देशकाल, शैली और जीवन दर्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है रसास्वादन। देखिए, आचार्य भरत ने लोक मंगल और रसास्वादन को नाटकों का मुख्य उद्देश्य माना है। इसलिए नाटक के तत्वों में केवल तीन प्रमुख तत्व माने गए हैं: वस्तु, नेता और रस, जिसमें रस एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खंड काव्य की परिभाषा क्या है, आपको बताना है। खंड काव्य क्या है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, खंड काव्य किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। खंड काव्य जो है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने खंड काव्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट किया है। अपने काव्य शास्त्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि खंड काव्य में मुख्यतः किसी एक घटना अथवा दृश्य की योजना ही होती है, लेकिन अन्य प्रसंग भी संक्षेप में रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1833 यानी 1833 में। दोस्तों, अंग्रेज शासकों और मिशनों के प्रयास से बहुत सी टेक्स्ट बुक सोसाइटियां खुली। उनमें कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817, मद्रास स्कूल बुक सोसाइटी 1828, आगरा बुक सोसाइटी 1820 और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 में। और आप जान लीजिए, ज्ञान प्रकाश पत्र आगरा बुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहाँ पर था? तो याद रखिएगा श्रीरामपुर। देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए हिंदी गद्य को अपनाया, अतः हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन की सुदृढ़ नींव पड़ी। श्रीरामपुर, जो कि श्रीरामपुर था, इसका प्रधान केंद्र था। और डॉक्टर गणपति चंद्र के कथनानुसार ईसाई धर्म प्रचारकों ने गद्य शैली की विकास की दृष्टि से भले ही विशेष सफलता ने प्राप्त की हो, लेकिन हिंदी गद्य को विषय विस्तार प्रदान करने के गद्य लेखन के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम चुनना है आपको, जो प्रमुख काव्य आंदोलन हैं उनका। तो सही क्रम हो जाएगा, देखिए, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। देखिए दोस्तों, छायावाद का काल 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1953 और नई कविता 1953 से आरंभ मानी जाती है। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा और तारा पांडे हैं, याद रखिएगा। और प्रगतिवादी कवियों में दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सुमन और त्रिलोचन हैं।
प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता आदि हैं। मुक्तिबोध को प्रयोगवादी और प्रगतिवादी दोनों ही कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निबंध को गद्य का निकष या कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। और देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार थे। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। निबंध के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है और भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों निबंध को गद्य की कसौटी माना है। देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और यहाँ पर देखिए, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो सही उत्तर है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अस्थिरता शब्द का प्रयोग किया, तब बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोस्तों, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं और रामविलास शर्मा हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक और भाषाविद और कवि भी हैं। दोस्तों, रामविलास शर्मा की मुख्य रचनाओं में हिंदी का जाति साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, परंपरा का मूल्यांकन है। इनकी प्रमुख स्थापनाओं में भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, हिंदी जाति की अवधारणा, जाति परंपरा और भक्ति काल लोक जागरण का काल है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख स्थापनाएं हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो उत्तर है कालचक्र। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने कालचक्र नामक ग्रंथ में लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी। इस वर्ष के संबंध में राधा कृष्णदास ने लिखा है, यद्यपि भारतेंदु ने 1864 ईस्वी से हिंदी गद्य पद्य को लिखना प्रारंभ किया था और 1868 में कवि वचन सुधा का उदय हुआ, परंतु इसे स्वयं भारतेंदु जी हिंदी के उदय का समय नहीं मानते। वो मैगजीन के उदय 1873 से हिंदी का पुनर्जन्म मानते हैं। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी के विविध प्रश्नों से संबंधित। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।